लाइट ऑफ थी वहाँ की, तो लाइट ऑन हुई। फिर उसके बाद से वहाँ से शैडो वगैरह निकली, जैसे खिड़की वगैरह खुलती हैं तो वैसी आवाज़ें भी आई थी। ये कहानी है अक्टूबर 2022 की, जब झांसी के वीरांगना झलकारी बाई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हॉस्टल में एक डरावनी घटना ने 63 लड़कियों की रातों की नींद छीन ली। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है जिसे अखबारों और न्यूज़ चैनल ने भी कवर किया था। आज हम जानेंगे उस रात के हर एक पल के बारे में जिसने उन लड़कियों को हॉस्टल छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और ये है काल दास्तान। इस स्टोरी में हम 50 लाइक का टारगेट सेट करते हैं। झांसी से दूर एक सुनसान इलाके में बना ये हॉस्टल किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। चारों ओर घनी झाड़ियाँ जो रात में बस एक काली धुंध जैसी दिखाई देती है। सुरक्षा के नाम पर एक बूढ़ा गार्ड था जो हॉस्टल से इतनी दूर बैठता था कि अगर कोई चिल्लाए भी तो भी उसकी आवाज़ उस तक नहीं पहुँचती। और हाँ, यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। रिया एक नई छात्रा थी जो उसी महीने यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। उसकी सहेलियों ने उसे बताया कि हॉस्टल के पास कई साल पहले एक लड़की की मौत हो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है। एक लड़की ने रिया को फुसफुसाते हुए बताया। रिया ने हंसकर बात टाल दी। उसे क्या पता था कि वह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उस रात की शुरुआत थी। हॉस्टल में शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रिया और उसकी सहेलियाँ, जिनमें पिया और सोनाक्षी भी थी, मिलकर पढ़ाई करती थी, मजाक मस्ती। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। रात को अक्टूबर के पहले हफ्ते में अक्सर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी कभी कोई कमरे की खिड़कियों पर हल्की सी खटखट, तो कभी कोई छत पर भागता था। लड़कियां इसे शरारत मानती थी। उन्हें लगता था कोई लड़कियां शरारत कर रही है या कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ये शरारत नहीं रह गई। रिया रात के ठीक 12 बजे अपनी किताब बंद कर रही थी जब अचानक पूरी बिल्डिंग की बत्तियां टिमटिमाने लगी। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार। फिर एकदम से सारी लाइट बंद हो गई। हॉस्टल में एक गहरा काला सन्नाटा छा गया। रिया घबरा गई। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। तभी उसने अपने कमरे की खिड़की पर एक तेज़ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये कोई मामूली खटखटाहट नहीं, ये ऐसा था कि कोई बाहर से तेज़ी से हिला रहा हो, जैसे उसे तोड़कर अंदर आना चाहता हो। वो कांपते हुई खिड़की के पास गई, टॉर्च की रोशनी डाली। बाहर सिर्फ काली झाड़ियाँ थी, कोई नहीं था। लेकिन खिड़की के एक शीशे पर एक गीली हथेली के निशान साफ दिख रहे थे। बिल्कुल वैसा ही किसी ने अभी अभी बाहर शीशे पर हाथ रखा हो। वो हथेली अभी भी गीली थी। रिया की चीख निकल गई। रिया की चीख सुनते ही बाकी कमरों से भी चीखें सुनाई देने लगी। एक लड़की चिल्लाई, यहाँ पर रोशनी आ जा रही है, किसी ने मेरे पैर को छुआ, कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। दूसरे ने कहा, हमारी खिड़की पर कोई ठोक रहा है, वो अंदर आना चाहता है। सब डर कर दरवाजे खोलकर बाहर आ गई। कॉरिडोर में टॉर्च की रोशनी में भगदड़ मच गई। सभी एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। तभी किसी ने डरते हुए छत की तरफ इशारा करा। सुनो ध्यान से। छत से किसी के भागने की आवाज़ इतनी तेज आ रही थी जिससे कोई इंसान नहीं, कोई जानवर या दानव दौड़ रहा हो। तेज, बेतहाशा। फिर अचानक वो आवाज़ गायब हो गई। उन सभी 63 लड़कियों के लिए वो रात सहने लायक नहीं थी। वे सभी डर से कांप रही थी। उन्होंने फैसला किया कि एक भी पल वो अब वहाँ नहीं रुकेंगे। वे उसी रात हॉस्टल छोड़कर अपने घर चले गए। सुबह होते ही प्रिंसिपल GS यादव को लिखित शिकायत दी। जांच शुरू हुई। झाड़ियों को कटवाया गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला, न कोई सबूत। CCTV तो था नहीं, इसलिए रिकॉर्डिंग भी कुछ नहीं मिली। सबसे हैरान करने वाली बात गार्ड का बयान था। उसने कहा पूरी रात उसे कोई हलचल महसूस नहीं हुई। क्या वो नशा करके सो रहा था? पुलिस ने इस मामले को लड़कों की शरारत बताकर जांच बंद कर दी, लेकिन लड़कियां जानती थीं ये कोई इंसान नहीं था। आज भी उस हॉस्टल की छत पर जाओ तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप रात ठीक 12 बजे वहाँ रुकोगे तो आपको हवा में एक अजीब सी गंध, जैसे बारिश के पानी से बदबू आती हो,
और वो कहते हैं जब वो बदबू आती है तो छत पर गीले कदमों की आवाज़ फिर सुनाई देती है। ये उन 63 लड़कियों की दास्तान है जिन्होंने अपने हॉस्टल से भागकर खुद को बचाया था। पर क्या उन्होंने सच में अपनी जान बचा ली थी? क्या वो 63 लड़कियों में से किसी एक का पीछा करेगा? कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। एक और कहानी है, किसी और समय सुनाऊंगा। सोचो, अगर आपकी बाइक 100 की स्पीड पर दौड़ रही हो, फिर भी कोई औरत आपके बराबर चल रही हो, वो भी उल्टे पैरों से, क्या आप बच पाओगे? यह एक सच्ची घटना है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप सुन रहे हैं काल दास्तान। इस स्टोरी में हम एम कर रहे हैं 50 लाइक्स का। मैं भारत में रहता हूं और ये कहानी मेरे दोस्त अमोद और उनके भाई अमित की है। यह लगभग 15 साल पुरानी बात है, जब वे पार्टी में जा रहे थे। इस कहानी की पुष्टि उन दोनों के साथ साथ मेरे 6 अन्य दोस्तों ने भी की है जो उस समय वहाँ मौजूद थे। अमोद ने मुझे यह कहानी सुनाई थी। दोनों भाई लोनावला जा रहे थे दोस्त की पार्टी के लिए। गाड़ी अमित चला रहा था और पीछे अमोद बैठा था। उस समय अमोद 14 या 15 साल का था और अमित 17 या 18 साल का। शहर की सड़कें जल्दी ही ख़त्म हो गई, हाईवे शुरू हो गए जिनके बारे में कहा जाता है वहाँ चुड़ैल या डायन अक्सर भटकती हैं। करीब 20 मिनट बाद अमोद को सड़क के किनारे सफ़ेद कपड़ों में कोई परछाई दिखी। कुछ देर बाद वही आकृति फिर दिखी। चौथी बार दिखने पर उसने अमित से पूछा, भैया क्या आपको भी वह दिख रही है? अमित ने धीरे से कहा, जो भी है उसकी तरफ दोबारा मत देखना। अमोद बचपन से ही बहादुर था, लेकिन उस समय वो बहुत डर गया था। अमित ने बताया कि वह पहली बार था जब उसने अमोद को रोते हुए देखा था। अमोद ने अमित की पीठ में अपना चेहरा छुपा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस उसने बाहर देखा। उसने देखा सफ़ेद पोशाक वाली एक औरत बाइक के साथ साथ चल रही है। उनकी बाइक 100 सीसी की थी, फिर भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। अमोद ने पूरी आकृति को देखा। उसके पैर ज़मीन को नहीं छू रहे थे और जिस दिशा में उसका शरीर था उल्टी दिशा में उसके पैर थे। अमोद चिल्लाया, डायन डायन। भारत की लोक कथाओं में कहा जाता है कि चुड़ैल या डायन अक्सर जवान लड़कों का पीछा करती है। उनके पैर उल्टे होना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। माना जाता है कि वे शमशान या पीपल के पेड़ के पास अक्सर रहती हैं और अकेले यात्रियों को अपना शिकार बनाती है। कई किस्सों में तो यह तक कहा गया है कि वे लोगों का खून चूस कर खुद जवान बनी रहती है। अमित ने और तेज़ी से बाइक चलाई और वे कहीं नहीं रुके। वे लगभग 1 घंटे से उसी तेज़ी से चल रहे थे। लगातार तेज़ चलने के कारण बाइक गर्म हो गई थी और उन्हें सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर रुकना पड़ा। चाय वाले ने उन्हें देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े लाल कैसे हो गए? ये खून है क्या? लेकिन जब अमित का चेहरा रोशनी में आया तो वो चाय वाला खुद डर कर चुप हो गया। तभी झाड़ियों से एक अजीब हलचल की आवाज़ आई, जैसे कोई अदृश्य चीज़ उसमें छुपी हो। अजीब बात यह थी कि झाड़ियाँ हवा तेज चलने के कारण नहीं, अजीब तरीके से तेज़ी से हिल रही थी, जैसे एक तरफ से उसे कोई हिला रहा हो। दोनों भाई घबराकर तुरंत गाड़ी पर बैठे और वहाँ से निकल गए। किसी तरह वो विला पहुँचे। जैसे ही दोस्तों ने दरवाज़ा खोला वह चौंक गए। दोनों भाई सिर से पांव तक किसी गाढ़े लाल पदार्थ से ढके थे। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि यह खून है, रंग है, ये मिट्टी। दोस्त उन्हें लॉन में ले गए और पानी की पाइप चालू कर दी। ठंडे पानी की धार जैसे ही शरीर पर गिरी, लाल तरल धीरे धीरे बहकर मिट्टी में मिल गया। सबको लगा कि यह खून है। सबको यह लगा जैसे उनके शरीर पर चुड़ैल का असर चिपक गया है। तभी घर का स्थानीय केयरटेकर आया। उसे संदेह हुआ कि ये चुड़ैल का काम है। उसने अमित को वजन करने को कहा और उसका वजन अचानक 15 किलो बढ़ चुका था। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब डायन किसी आदमी के कंधे पर सवार होती है, उसका वजन बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा सोखती है। डर के कारण सबने केयरटेकर से मदद मांगी। वह उन्हें पास के मंदिर ले गया, जहाँ एक पंडित रहता था। रात भर मंत्रोच्चार, हवन और पूजा हुई।
और जब पंडित ने गंगाजल से उनकी शुद्धि करी, धीरे धीरे अमित का चेहरा सामान्य हो गया। उसका वजन भी धीरे धीरे सही हो गया। पंडित ने कहा, तुम दोनों पर चुड़ैल की छाया पड़ चुकी है। अब से सुनसान रास्तों पर अकेले कभी मत निकलना। उस रात तो सब शांत हो गया, लेकिन अमोद मानता है उसके बाद भी उनकी जिंदगी में अजीब घटनाएं बढ़ती चली गई। ऐसा लगा कि जैसे चुड़ैल पूरी तरह उनका पीछा नहीं छोड़ कर गई। कहानी यही खत्म होती है। एक और कहानी है, किसी और समय सुनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप सुन रहे हैं काल दास्तान। सोचो, अगर आपकी सबसे आम नौकरी ही आपको दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पहुंचा दे तो। डिलीवरी करना सबसे आसान काम लगता है ना? खाना उठाओ, पहुंचाओ, पैसे लो। लेकिन अगर यही खाना आपकी मौत को न्योता दे तो? यार, ये लाइक का बटन खाली अच्छा नहीं लगता, कमेंट में कुछ अच्छा लिख के जरूर जाना। तो चलिए सुनते हैं जोमेटो में काम करने वाले रोहन की कहानी, रोहन की जुबानी। मैं जोमेटो में डिलीवरी का काम करता हूँ। ये काम शायद किसी के लिए खास ना हो, लेकिन मेरे लिए रोज़ी रोटी है। दिन में ऑर्डर कम आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर रात की शिफ्ट लेता हूँ। रात में टिप अच्छी मिलती है, लेकिन देर रात हमेशा आसान नहीं होती। नशे में धुत ग्राहक, बदतमीजियाँ, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी कोई डरावना सा माहौल। एक बार रात के 2:30 बजे मैंने घंटी बजाई और एक भारी भरकम आदमी बिना कपड़ों के बाहर खड़ा मिल गया, बस अपनी डिलीवरी का इंतज़ार करते हुए। मगर पिछले हफ्ते जो हुआ, उसने मुझे रात के काम के लिए हमेशा से दूर कर दिया। रात लगभग 12 बजे मेरा फ़ोन बजा। जोमेटो पर एक नया ऑर्डर था, साधारण सा एक पिज़्ज़ा और एक कोक, लेकिन टिप सामान्य से 3 गुना ज़्यादा थी। मैंने बिना सोचे उसे एक्सेप्ट कर लिया। लोकेशन देखी तो थोड़ा चौंक गया। यह शहर के बाहर का इलाका था। रास्ते में जाते हुए स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थी, जिसे कई सालों से सही नहीं हुई हो। हवा अजीब तरीके से ठंडी चुभने वाली। मेरा मन कह रहा था वापस मुड़ जाओ। तभी फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज आया, डिलीवरी पर पहुंचते ही 500 रुपये की टिप एक्स्ट्रा मिलेगी। बस यही मुझे आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी था। जीपीएस मुझे जिस जगह ले गया, वहाँ एक पुराना 2 मंजिला घर खड़ा था। पोर्च आधा टूटा हुआ, पूरा घर गुप्त अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने घंटी बजाई, कुछ नहीं हुआ। दोबारा घंटी बजाई, अजीब सी चुप्पी। आखिरकार दरवाजे पर दस्तक दी और बोला, एक्सक्यूज़ मी, मैं जोमेटो से आया हूँ। करीब 5 मिनट बाद फ़ोन पर मैसेज आया, खाना दरवाजे पर रख दो। अजीब लगा, लेकिन मान लिया। जैसे ही खाना रखा, मुझे घर के बारे में कुछ गड़बड़ी दिखी। ये सिर्फ अंधेरे में नहीं था, ये घर जला हुआ भी था। लकड़ियाँ काली पड़ चुकी थी, दीवारें राख जैसी लग रही थी, जैसे सालों पहले इसमें आग लगी हो। मुझे अचानक अजीब सा महसूस होने लगा। तभी एक मैसेज आया, रुको, खाना मुझे हाथ में देके जाना। दरवाज़ा धीरे से चरमरा कर खुल गया। अंदर से सिर्फ अंधेरा और जलने की बदबू आ रही थी। मैंने डरते डरते बैग उठाया और आगे बढ़ा। हेलो, मैंने आवाज़ लगाई। पहले खामोशी, फिर अंधेरे से एक हाथ बाहर आया, पतला सा, सफ़ेद, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे उसकी हड्डियाँ टूट गई हो। और अगले ही पल उसने मेरी कलाई पकड़ ली। वो हाथ बर्फ़ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि मेरी सांसें अटक गई। मैं चीखा, झटके से छुड़ाया और पीछे गिर गया। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। मैं बाइक की ओर भागा, इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से भाग गया। रियर व्यू मिरर में देखा तो वो आकृति यार्ड के किनारे खड़ी थी और उसने मुझे हाथ हिलाया। सुबह उठकर मैंने खुद को समझाया, शायद हेलुसिनेशन था, मेरा भ्रम था। लेकिन मेरी कलाई पर वो निशान अब भी था, जैसे किसी ने हाथ की चमड़ी जला दी हो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला गया और उसे सब बताया। वो मुझे हंसकर समझाने लगी, ये सब दिमाग का वहम है। तभी इसकी सहेली का मैसेज आया, एक न्यूज़ आर्टिकल। हेडलाइन पढ़ते ही मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। मेडिकल स्टूडेंट ने यौन उत्पीड़न के बाद आत्महत्या कर ली। लोकेशन वही घर, फ़ोटो वही जली दीवारें। पता चला वो लड़की 6 साल पहले इसी घर में आग से मरी थी। लोग कहते हैं एक डिलीवरी वाले ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। लड़की जिंदा बच गई थी, पर शर्मिंदगी नहीं झेल पाई। उसने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। यही वजह थी उस घर को लोग भूतिया कहते थे। पर सबसे डरावनी बात यह थी, अगले ही दिन
एक और डिलीवरी वाले ने जोमेटो ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाला, वही घर था, वही पिज़्ज़ा ऑर्डर अभी भी एक्टिव। मैंने रात की शिफ्ट छोड़ दी, लेकिन एक रात क्यूरोसिटी में मैंने जोमेटो ऐप खोला, तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, योर ऑर्डर इज़ ऑन योर वे। तुम्हारा ऑर्डर तुम्हारी तरफ आ रहा है। मैंने कोई ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन सिस्टम कह रहा था ऑर्डर असाइन हो चुका है। फ़ोन के रिफ्लेक्शन में मैंने उसे देखा, एक औरत, जली हुई त्वचा, फटे होठ, सुलगते बाल, वो मुझे घूर रही थी। मैंने घबरा कर ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, पर अगले दिन ही वो ऐप अपने आप इंस्टॉल हो गया। कल तक ये चक्र चलता रहा और आज रात ऑर्डर का मैसेज आया। ऑर्डर पिज़्ज़ा और कोक नहीं, ऑर्डर एक डिलीवरी वाला। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, घर के अंदर आ जाओ। और अगले ही पल फ़ोन वाइब्रेट हुआ। आपका ऑर्डर किसी भी पल आपके दरवाजे पर होगा। पर मैंने बाइक भी नहीं उठाई, तो डिलीवरी कौन कर रहा है? दरवाजे पर एक अचानक दस्तक हुई। कोई है? कोई है बाहर। आज की कहानी में इतना ही। कैसे लगी बताना ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और ये है काल दास्तान। हर ट्रक ड्राइवर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है नींद से लड़ना। लेकिन अगर नींद की जगह मौत से लड़ना पड़े तो यह सफ़र सिर्फ डिलीवरी का नहीं, यह सफ़र एक सच्चाई का था जो ड्राइवर ने कभी सोचा भी नहीं था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में कमलेश नाम का ट्रक ड्राइवर रहता था। गांव के लोग उसे मेहनती और ईमानदार मानते थे। उसके दिन और रात दोनों ट्रक की सीट पर ही गुजरते थे। यही उसका पेशा था और इसी से वो अपने छोटे से परिवार का पेट पालता था। पत्नी और बेटी मीनू उसकी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा थे। कमलेश की ज़िंदगी साधारण थी, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक डर दबा रहता था कि कहीं सफ़र में कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। ट्रक ड्राइविंग एक आसान काम नहीं था। लंबी यात्राएं, अंधेरी रातें और वीरान सड़कों पर चलना कभी कभी मन को विचलित कर देता था। फिर भी कमलेश अपने परिवार के लिए सब कुछ सहता था। एक दिन उसे अचानक बड़ा ऑर्डर मिला। माल लेकर मध्य प्रदेश से केरल तक जाना था। यह यात्रा लंबी थी। कमलेश के लिए ऐसी यात्राएं नई नहीं थी। उसने ट्रक तैयार किया, घर वालों को अलविदा कहकर सफ़र पर निकल पड़ा। रात गहराते ही रास्ता सुनसान होने लगा। हाईवे पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता था। बस ट्रक के इंजन की घरघराहट और टायरों की सरसराहट सुनाई देती थी। लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ, इस बार का सफ़र अलग है। हवा भारी लग रही थी और अंधेरे में जैसे कोई उसका आसपास मंडरा रहा है। कमलेश ने इसे अपनी थकान समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पर पड़ी। वहाँ खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। पास ही टूटे हुए खिलौने और कुछ बिखरे सामान पड़े थे, जैसे अभी अभी कोई बड़ा हादसा हुआ। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने सोचा शायद ये कोई पुराना एक्सीडेंट होगा, लेकिन तभी उसे कुछ और दिखाई दिया। ज़मीन पर पड़े घायल लोग, उनके चेहरे पर दर्द और डर साफ झलक रहा था, पर उनकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे कि वे सीधे उसकी तरफ देख रहे हैं। कमलेश घबरा गया। उसने ट्रक की गति बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही देर बाद जो सामने उसे नज़ारा दिखा और भी खौफनाक था। सड़क पर खून से सना एक शरीर पड़ा था, जिसके पास एक कटा हुआ हाथ अलग पड़ा हुआ था। यह दृश्य इतना असली लग रहा था कि कमलेश की रूह कांप गई। उसके मन में सवाल उठने लगा, क्या यह वही लोग हैं जिन्होंने इस सड़क पर अपनी जान गंवाई थी? अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। ट्रक बीच सड़क पर रुक गया। सन्नाटा इतना गहरा था, कमलेश को अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। उसने बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई औरत उसके ट्रक के पास खड़ी है। वो धीरे धीरे खिड़की के पास आई। उसका चेहरा आधा अंधेरे में आधा चांदनी में दिखाई दे रहा था। उसके होठ हिले, सिर्फ एक शब्द, कमलेश। कमलेश सिहर उठा। उसने हिम्मत जुटाई, बाहर झाँका, लेकिन कुछ नहीं था। पसीने से उसका शरीर भीग गया। उसने खुद को संभाल कर फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चालू हुआ। उसने राहत की सांस ली, ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। सड़क के किनारे उसका ही ट्रक पड़ा था, पूरी तरह से चकनाचूर, पलटा हुआ, और ट्रक की खिड़की में एक जला हुआ शव फंसा था। कमलेश का दिल थम गया। वह उस शव को गौर से देखने लगा। चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ और
वो चेहरा उसी का था। सालों पहले इसी हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हो चुका था। उसी हादसे में उसकी मौत हो गई थी। आज तक उसे उसका एहसास नहीं हुआ था। और जो भी देख रहा था, हादसे के निशान, खून, आत्माएं, सब उसकी ही यादें थी। वह खुद उसी लूप में फंसा हुआ था। सच सामने आने के बावजूद उसे मुक्ति नहीं मिली। हर रात जब घड़ी की सुइयां 2:16 पर रुकती है, कमलेश फिर उसी यात्रा पर निकल जाता है। वही सड़क, वही खौफ, वही मंजिल रहित सफ़र। उसकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली। शायद इसलिए कि उसके कर्मों का हिसाब अभी अधूरा था। और जब तक वो पूरा नहीं होगा, कमलेश उसी सड़क पर भटकता रहेगा, एक ट्रक ड्राइवर जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। जनाजे के 3 महीने बाद वो कॉल आने शुरू हुए थे। हर रात ठीक उसी समय पर, और वही आवाज़, एक धीमी फुसफुसाहट जो हर बार एक ही बात दोहराती, दरवाजे को 2 बार ताला लगाना, और अगर मैं ना हूँ तो जवाब मत देना। वो हर रात वैसा ही करता था, हमेशा से। यहाँ तक कि तब भी जब उसकी पत्नी जिंदा थी, उसे छोड़ रही थी, आखिरी कुछ दिनों में वो किसी और से प्यार कर रही थी। एक औरत से जो एक हाथ से आपका हाथ पकड़ती है और दूसरे से आपसे सब कुछ लूट लेती है। उन्हें लगा कि वे कुछ नहीं जानता था। उन्हें लगा कि उसने दूसरा टूथब्रश नहीं देखा। उसने अचानक बड़े हुए जूतों और जिम के बाद घंटों तक शावर लेने पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि उसने मैसेजेस नहीं पढ़े। उन्होंने सोचा कि उसे वाइन का असली कड़वा स्वाद नहीं पता चलेगा, पर उसे सब पता था। उसने सब कुछ निगल लिया था। वो मुस्कुराया और एक और ग्लास वाइन का मांगा। उसे पता था कि वे क्या कर रहे हैं। वो हमेशा से मरा हुआ होने का नाटक करने में माहिर था। उन्होंने उसे बड़ी बेरहमी से मारा। उस रात उन्होंने घर में मोमबत्तियाँ जलाई, संगीत चलाया और उसे फल के स्वाद वाला जहर दिया वाइन में मिलाकर। उसकी पत्नी पास बैठी थी, कह रही थी नींद में ही चला जाएगा। उसकी प्रेमिका पीछे खड़ी थी, वैसे ही मुस्कान के साथ, जैसे आप किसी पालतू कुत्ते को हमेशा के लिए सुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसने सही समय आने पर अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी नब्ज़ और सांसों को धीमा होने दिया। उसने जानबूझकर अपराध बोध को उनका काम करने दिया। वे उसे अंधेरे में गाड़ी में ले गए। उन्होंने रास्ते भर दिखावटी आंसू बहाए। वे उसे शांत झील के पास ले गए, उसे पानी के पास लिटाया और हाथ पकड़कर एक दूसरे को तसल्ली दी कि वे बहादुर हैं। और जब वे चले गए तो वे चुपचाप खड़ा हुआ। वह गीले जूतों और गले में कड़वे स्वाद के साथ घर चला आया। रात का सन्नाटा गहरा रहा था। चांद आसमान में खुली आँख की तरह टंगा हुआ था। उसने अपने ही दरवाजे का ताला खोला 2 बार और सुबह तक अपनी ही कुर्सी पर बैठा रहा। सुबह जब उसकी पत्नी ने घर में कदम रखा तो उसे देखकर वो सदमे में आ गई। उसने अपने हाथ को अपने सीने पर रखा और एक छोटी सी आवाज़ से वो ज़मीन पर गिर गई। डॉक्टरों ने इसे दिल का दौरा बताया, पर उसकी पत्नी की प्रेमिका चीखी नहीं। वह उसके पास आई, उसके होठों को चूमा, जिसका स्वाद रोज़मेरी और अपराध जैसा था। कहा था ना, तुम वापस आओगे, उसने कहा। क्योंकि यहाँ वो बात है जो उसकी पत्नी ने कभी नहीं सीखी। उसकी प्रेमिका पहले उसके पति की प्रेमिका थी। उन्होंने यह सब चुपचाप प्लान किया था। जहर देने के महीनों पहले उसके पति की प्रेमिका बनकर जीवन में आई थी। उसने सारे डायलॉग रिहर्स किए थे, फिर उन्हें उसकी पत्नी को सुनाया। उसने वाइन, जहर की मात्रा और गाना चुना, और उसने वो रात चुनी जब यह सब होगा। यह एक सीधा साधा प्लान था, उन्हें उसे मारने देना और फिर अपराध बोध को वो पूरा करने देना जो बोतल ने शुरू किया था। उसकी पत्नी का दिल हमेशा से कमज़ोर था, अपनी ही चाल का शिकार बन गई। दरवाजे को 2 बार ताला लगाना। मरी हुई औरत अब हर रात उससे भीख मांगती है। वो ऐसा करता है, यह उसकी आदत बन गई है। यह प्यार से भी, और इन दोनों से कहीं ज़्यादा भयानक किसी चीज़ से भी। लोग पूछते हैं कि दुख कैसा महसूस होता है।
और सोचता है जब आप माफ़ी की ज़रूरत का नाटक करना बंद कर देते हैं तो यह ताकत जैसा महसूस होता है। घर उसी का है, गाड़ी उसी की है, रोज़मेरी का पौधा भी उसी का है, जो उसकी पत्नी की प्रेमिका ने लगाया था वह भी वही है। कभी कभी रात के 2:13 पर फ़ोन रिंग करता है और वो जवाब देता है, तुम मुझसे प्यार करने वाले थे। वो कहती है, तुम अभी भी उसके साथ क्यों हो? वह उसे सच बताता है, क्योंकि तुमने मुझे परफेक्शन सिखाई है। तुमने मुझे ताले चेक करने से लेकर अकेले में रहने का अभ्यास करवाया, फिर मुझे एक ऐसे इंसान के साथ छोड़ दिया जो कभी अकेले रहना पसंद नहीं करती। फ़ोन रख देता है। सुबह वो अपनी मरी हुई पत्नी के पुराने पैन में अंडे बनाता है। उसकी प्रेमिका, जो अब उसकी पत्नी है, बेडरूम से बाहर आती है, उसकी मरी हुई पत्नी के बाथरूम में खुद को लपेटती हुई। और जब वह 2 प्लेटें रखता है तो हंसती है। लगता है अभी भी वो कॉल करती है। वो कहती है, हर रात वो जवाब देता है। वो उसके गाल पर चूमती है, उसका कांटा चुरा लेती है, क्योंकि चुराना ही उसके आई लव यू कहने का तरीका है। वे पानी के बारे में बात नहीं करते, वे वाइन के बारे में बात नहीं करते, वे इस बारे में भी बात नहीं करते कि किसी को तुम्हें मानना कितना आसान है अगर तुम उनसे वादा करो कि यह दया है। लेकिन वे तालों के बारे में बात करते हैं। 2 बार घुमाना, हमेशा 2 बार। इससे पहले कि आप जज करें, यह समझे, उसने अपनी पत्नी की मौत की योजना नहीं बनाई। जब वो आज़ाद होना चाहती थी तो वो बस रास्ते से हट गया। उसने ये विश्वास करने दिया कि जहर सब कुछ साफ कर देगा। उसने ये विश्वास करने दिया कि अपराध बोध ऐसा नहीं करेगा। और जब वह गिरी तो उसने उसे थामा नहीं। इसकी बजाय उसने फ़ोन पर जवाब दिया। वो अगर मैं न हूँ तो जवाब मत देना, वो विनती करती है, प्लीज़। मैं हमेशा तुम्हें जवाब देता हूँ, वो मरे हुए से कहता है। बस वह नहीं करता जो तुम कहती हो। पिछले हफ्ते उसकी नई पत्नी ने पूछा कि क्या कभी भूतहा महसूस होता है? उसने कहा, बस तभी मैं नियम भूल जाता हूँ। क्या नियम? 2 बार दरवाजे पर ताला लगाओ, किसी ऐसे से मत पियो जिसे तुम दफनाने की योजना नहीं बनाते, जो तुम अकेले ले सकते हो उसे मत दो, और अगर आधी रात के बाद फ़ोन बजता है तो जवाब मत देना, अगर मैं ना हूँ। उसने मुस्कुराते हुए बात पूरी करी। वह उसकी भाषा बोलना जानती है। अगर आपको एक सुखद अंत चाहिए तो यहाँ ऐसा अंत नहीं है। यहाँ बस रात में किचन, 2:13 पर बजने वाला एक फ़ोन, और उसे एक आदमी उठाता है क्योंकि उसे भूत को अपने खामोशी का आकार सीखते हुए सुनना पसंद है। सिंक में 2 प्लेट है, दरवाजे पर 2 ताले और 2 लोग जो आराम से सोते हैं, क्योंकि उन्हें इसे बदसूरत तरीके से कमाया है। कभी कभी मरी हुई औरत माफ़ी मांगती है, कभी कभी वे अपनी नई पत्नी को छोड़ने के लिए कहती है, कभी कभी वो पूछती है कि उसने बोतल, गाड़ी, दूसरा टूथब्रश और वो कटोरा कहाँ रखा है। वो कहाँ है, वो एक बार से सकती है, तुमने उसे कहाँ रखा? वह यही है। वो कहता है, अपनी नई पत्नी को अपनी कुर्सी के पास से गुजरता हुआ दिखता है, दरवाजे को 2 बार ताला लगा सके। लाइन शांत हो जाती है। फिर एक धीमी टूटी सांस सुनाई देती है, ध्यान रखना। वो आखिर में फुसफुसाती है, अंधेरे में